क्या आपको पता है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्सट्रिंसिक पाथवे क्यों नाम दिया गया, इंट्रिंसिक को इंट्रिंसिक क्यों कहते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने ब्लड की स्टडी स्टार्ट की, तो जैसे ही वो ब्लड निकालते, टेस्ट ट्यूब में लेते, तो क्या होता, ब्लड क्लॉट कर जाता। जैसे इसमें ये क्लॉट कर गया ना, ब्लड क्लॉट कर जाता। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को देखा और उन्होंने कहा कि ये कोई ब्लड की अपनी इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू ये कोगुलेशन हो रही है। फिर बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की एंटीकोगुलेंट्स के बाद क्या है, वो कामयाब हो गया कि जो टेस्ट ट्यूब में है वो ब्लड को रख सकें। ठीक है, कोगुलेट नहीं होता था एंटीकोगुलेंट्स की वजह से। लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने एक माउस कह लें, उसका टिश्यू, उसको मारा, उसका टिश्यू लिया और उसका टिश्यू उसने क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जो अनक्लॉटेड सैंपल था। जैसे उसने अनक्लॉटेड सैंपल में डाला, तो कुछ ही देर बाद ये जो इस टेस्ट ट्यूब का ब्लड था ये कोगुलेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसने इस कोगुलेशन को कहा कि ये क्योंकि मैंने एक्सटर्नली कोई चीज़ अंदर डाली थी, ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा, क्योंकि एक्सटर्नली उसने टिश्यू डाला था, उसकी वजह से ये कोगुलेशन स्टार्ट हुई थी, इसलिए उसने इसका नाम दिया एक्सट्रिंसिक पाथवे। और जो इसने टिश्यू डाला था, इसको उसने कहा कि इसमें कोई ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से ये कोगुलेशन हो गया, तो इसने इस फैक्टर को नाम दिया टिश्यू फैक्टर, जिसको आज हम किस नाम से याद करते हैं, फैक्टर 3, इसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन हम कहते हैं फैक्टर 3 को। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग ही ये है कि क्लॉट फॉर्मर। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो टिश्यू होता है, सब एंडोथेलियल टिश्यू जो होता है, उसमें टिश्यू फैक्टर प्रेजेंट होता है, लाइक फाइब्रोब्लास्ट में। ठीक है, और अदर जो डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, उसमें ये टिश्यू फैक्टर मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है। तो जब भी वेस्कुलर इंजरी होती है, तो ये जो टिश्यू फैक्टर है ये ब्लड को एक्सपोज हो जाएगा और फिर ये ब्लड में कोगुलेशन स्टार्ट करवा देगा। इसी तरह इंट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जो हेजमेंट फैक्टर होगा ना, फैक्टर 12, हेजमेंट फैक्टर जो होगा वो जब एक्सपोज होगा कोलेजन के साथ या बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, तो एक्टिवेट हो जाएगा। वो कैसे, जब भी ये ब्लड वेजल है ना, ब्लैक ब्लड वेजल मैंने बनाई हुई है, अच्छा, किसी भी वजह से इसकी इंजरी हुई है, तो ये एपिथेलियम इंजर हो गया। ठीक है, यहाँ से एपिथेलियम इंजर हुआ, तो यहाँ पे जो नीचे कोलेजन था और कोलेजन के साथ जो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन थी वो एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, जब ये एक्सपोज होगी तो जो हेजमेंट फैक्टर है वो इधर आके अटैच हो सकता है। जब ये कांटेक्ट में आएगा हेजमेंट फैक्टर, तो ये हेजमेंट फैक्टर कांटेक्ट होने के आने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में और आगे ये कोगुलेशन कैस्केड चला देगा। चलें अब थोड़ी सी डिटेल पा लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे भी वो टेस्ट ट्यूब के कांटेक्ट में आता था तो कोगुलेशन हो जाती थी। तो ये जो सर्फेसिस हैं, एक्सटर्नल सर्फेसिस, जब भी ये नेगेटिव चार्ज सर्फेसिस के कांटेक्ट में आएगा, लाइक कोलेजन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स या ट्यूब, टेस्ट ट्यूब का जो ग्लास है उसके जब ये कांटेक्ट में आएगा, तो फैक्टर जो 12 है, एजमेंट फैक्टर जिसको हम कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में।
ठीक है, ये जो साथ छोटा सा हर फैक्टर के साथ लगा हुआ है ना, ए लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट जब होगा तो हेजबैंड फैक्टर एक्टिव फॉर्म में आएगा। हेजबैंड फैक्टर 12 जो है आगे एक्टिव जो है वो क्या किसको एक्टिव करेगा, फैक्टर 11 को एक्टिव करेगा। फैक्टर 11 आगे जाके किसको एक्टिव करेगा, फैक्टर 9 को। फैक्टर 9 जो एक्टिवेटेड होगा वो फिर आगे जाके एक्टिवेट क्या करेगा, फैक्टर 10 को। और इसका साथ क्या देगा, फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 8, एक्टिवेटेड फैक्टर 8 एज ए को फैक्टर एक्ट करेगा इधर। और ये दोनों मिलके फैक्टर 9 और फैक्टर 8 मिलके फैक्टर 10 को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव फॉर्म में। ये यहाँ तक था एक्सट्रिंसिक पाथवे। आगे ये दोनों का कॉमन पाथवे होता है, ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम आते हैं आगे एक्सट्रिंसिक पाथवे में। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में मैंने आपको बताया था कि टिश्यू फैक्टर था एक, वो जो ब्रेन टिश्यू उसने ऐड किया था टेस्ट ट्यूब में, जिसकी वजह से कोगुलेशन हो गई थी। वो हम पढ़ेंगे कैसे कोगुलेशन खा रहा था। अच्छा, टिश्यू फैक्टर जो है क्या करता है, एक्टिवेट करता है फैक्टर 7 को, और कुछ अदर फैक्टर्स भी एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 7 को, लेकिन वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और कुछ 1% फॉर्म एक्टिव फॉर्म वैसे ही प्रेजेंट होती है ब्लड में। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि ये एक्टिवेटेड फैक्टर 7 और टिश्यू फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स जाके एक्टिव करता है फैक्टर 10 को। और आगे ये जो सारा एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बनेगा, आगे ये सारा जो आएगा ये है कॉमन पाथवे। तो अब आप कॉमन पाथवे पढ़ते हैं, उसमें क्या होगा, जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया तो ये मज़ीद आगे एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को, फैक्टर 2 को, जिसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, थ्रोम्बिन। ठीक है, अच्छा, फैक्टर 2 को एक्टिवेट करने के लिए फैक्टर 5 एज ए को फैक्टर यूज़ होगा। ठीक है, ये आपने याद रख लेना। अब प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 एक्टिवेट हो गया, फैक्टर 2A हो गया थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के आगे 2 मेजर रोल हैं और कुछ माइनर्स भी हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ इस पे फोकस कर। थ्रोम्बिन क्या करेगी, आगे एक्ट करेगी फाइब्रिनोजेन पे, फैक्टर 1 पे, और इसको कन्वर्ट करेगी एक्टिवेटेड फाइब्रिन में। ठीक है, फाइब्रिन मोनोमर्स में। अच्छा, फाइब्रिनोजेन क्या है कि ये एक प्रोटीन है जो कि सोल्यूबल होती है इन वाटर। ठीक है, लेकिन जो फाइब्रिन है ये इनसोल्यूबल प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये सोल्यूबल को इनसोल्यूबल में करेगा ताकि ये फाइब्रिन क्या है, मैशवर्क बना सकें, फाइब्रिन मोनोमर्स बनेंगे। फाइब्रिन मोनोमर्स फिर एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होंगे इस तरह, और एक जाली सी बना देंगे, मैशवर्क बना देंगे। ठीक है, और इस मैशवर्क में आरबीसीज जो हमारे होंगे वो फंस जाएंगे। ठीक है, और ये एक सीमेंट की तरह बंद सा बांध देगी, उस पर जो क्लोट होगा उसको स्टेबलाइज कर देगा फाइब्रिन मैशवर्क। ठीक है, अच्छा, एक और फैक्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, फैक्टर 13 है, उसको भी जो थ्रोम्बिन है वो एक्टिवेट कर रही है। इसको हम कहते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये जो मैशवर्क है इसको ये स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन पाथवे, और ये पूरा कोगुलेशन कैस्केड हमारा पूरा हो गया। एट द एंड हमने करना क्या होता है कि फाइब्रिन को फाइब्रिनोजेन में करना होता है ताकि वो फाइब्रिन मैशवर्क बना सके। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि फ़िलहाल इस पे फोकस करें। थ्रोम्बिन की और भी कुछ फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस ये हैं कि कुछ और फैक्टर्स को भी थ्रोम्बिन एक्टिवेट करती है। लाइक फैक्टर 1 है, फैक्टर 5 है, 7 8 है, 9 है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करते हैं। ये जो आपको ग्रे लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, ये फैक्टर 5 को एक्टिवेट कर रहा है, ये फैक्टर 8 को, और ये फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर रहा है थ्रोम्बिन। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बातें डिस्कस करने रह गई हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, ये जो भी आपको नज़र आ रहे हैं पिंक बॉक्स में, ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर हैं। ठीक है, और इनकी एक्टिवेशन के लिए हमें कैल्शियम एज ए को फैक्टर ज़रूरी होता है।
कैल्शियम को हम कहते हैं फैक्टर 4। ये ज़रूरी होता है विटामिन के, खासतौर पर विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स के लिए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि विटामिन के जो जो फैक्टर्स होते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, विटामिन के उनकी क्या करवाता है, कार्बोक्सिलेशन करवाता है और COOH ग्रुप ऐड करवाता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स पे, ठीक है। तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप की एडिशन की वजह से वो वाला एंड जो है अमाइनो एसिड का नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ये वाला एरिया नेगेटिव चार्ज है इसका, किसका, ये हम मैंने प्लेटलेट की मेम्ब्रेन का, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का यहाँ पे लिया है, मैग्नीफाई किया है। प्लेटलेट की मेम्ब्रेन हो गई या एंडोथेलियम की मेम्ब्रेन हम कह लें, ठीक है, उसकी जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स होती हैं, तो उन पे भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब उनको सरफेस पे बाइंड करने के लिए, उनको एक जगह पे बाइंड करने के लिए, उनको रोकने के लिए फैक्टर्स को क्या चाहिए होता है, विटामिन कैल्शियम चाहिए होता है। ये कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव सिरा यहाँ से इसका पकड़ेगा कैल्शियम, इसका नेगेटिव सिरा पकड़ेगा, यहाँ से इसका नेगेटिव सिरा पकड़ेगा, इनको आपस में जोड़ देगा, इसको यहाँ पे बाइंड कर लेगा, ठीक है। और इसी तरह ये जो फैक्टर 2 है इसको भी बाइंड कर लिया, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये जो है फैक्टर 2 है, ये कहीं भाग नहीं सकता, ठीक है। ये एग्रीगेट, यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगे फैक्टर्स, और फिर ये फैक्टर इजीली इसको, फैक्टर 10 जो है फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, इजीली इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और फैक्टर 2 एक्टिवेट होगा, फिर आगे फैक्टर 2 आगे फाइब्रिन वगैरह को एक्टिवेशन करेगा। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, इनकी एक्टिवेशन के लिए हमें प्रॉपर इनको मेम्ब्रेन पे बाउंड करना पड़ता है, और उस मेम्ब्रेन पे बाउंड करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए कैल्शियम ज़रूरी है। और ये है, इसको हम फैक्टर 4 कहते हैं। अच्छा, इससे हमें ये भी पता चल गया कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग क्यों होती है, क्यों होती हैं, क्योंकि विटामिन के डिपेंडेंट जो भी फैक्टर्स हैं, अगर विटामिन के की कमी होगी तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं हो सकेंगे। क्यों एक्टिवेट हो सकेंगे, पहले मैंने बताया था कि विटामिन के जो है ये ग्रुप है नेगेटिव चार्ज ग्रुप, ये ऐड करवा रहा होता है स्पेसिफिक प्लेसेस पे, लाइक दिस, ठीक है। तो इसी प्लेसेस पे आके कैल्शियम ने हुक करना होता है, और वो साथ जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो हुक करते हैं, ठीक है। अगर ये हम जो प्लेस है नेगेटिव चार्ज वाली, ये वाली हम अगर ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इधर से भी ख़त्म कर देंगे, तो ये कैल्शियम आके बाइंड नहीं हो सकेगा, और ना ही कोई क्लोटिंग फैक्टर बाइंड हो सकेगा। तो जब ये क्लोटिंग फैक्टर बाइंड नहीं होंगे तो ये एक्टिव नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं पिंक में, ये एक्टिव नहीं हो सकेंगे। एक्टिव नहीं होंगे तो कोगुलेशन कैस्केड से इतना नहीं होगा, कोगुलेशन कैस्केड से वर्क नहीं करेगा, तो ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम देखेंगे एंटी कोगुलेशन के बारे में। जैसे कोगुलेशन का निज़ाम अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है, एंटी कोगुलेशन का भी साथ ही चलाया हुआ है, ताकि एक हद से ज़्यादा कोगुलेशन अगर होगी तो वो भी नुकसानदेह है, फजूल में कोगुलेशन नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास प्रोटीन एस और सी है, ठीक है। प्रोटीन एस और सी ये है क्या है, एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स हैं, और ये इनहिबिट करती हैं फैक्टर 8 को और फैक्टर 5 को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से कोगुलेशन पाथवे रुक जाएगी। इसके अलावा जो ऑलरेडी फाइब्रिन मैशवर्क बन गया है उसको तोड़ने के लिए भी एक निज़ाम है, वो क्या है, प्लाज्मिन का। प्लाज्मिन कन्वर्ट होती है, प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म है प्लाज्मिन में,
ठीक है। और इसके लिए टीपीए यूज़ होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। जब ये प्लाज्मिन एक्टिव हो जाएगी तो ये प्लाज्मिन जो बना बनाया जो मैशवर्क होगा इसको डिग्रेड कर देगी, ठीक है, इसको तोड़ फोड़ देगी, ठीक है, और इससे क्लॉट डिज़ोल्व हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने जो ये जो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं हम, सीवीए में कोई स्ट्रोक हुआ है या एमआई में हम करते हैं, वो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। डायरेक्टिव प्लेज है, एलटी प्लेज है, इसको हम यूज़ करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं टीपीए को, टीपीए आगे प्लाज्मिन बनाता है, प्लाज्मिन आगे जाके जो क्लॉट होता है उसको डिसॉल्व कर देता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जो हम एंटी कोगुलेशन की देते हैं, लाइक हेपरिन, ठीक है, हेपरिन हो गई, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन्स, ठीक है। ये जो होती हैं ये कहाँ एक्ट करती हैं, एक तो ये एक्ट करती हैं थ्रोम्बिन पे, दूसरा ये एक्ट करती हैं फैक्टर 10 पे, ठीक है। जो फैक्टर 10 की डायरेक्ट इनहिबिटर्स होती हैं उसको हम कहते हैं एपिक्साबैन वगैरह होती हैं, और जो हेपरिन होती हैं, जो लो मोलिकुलर वेट होती हैं, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन वगैरह होती हैं, वो फैक्टर 10 और ये जो फैक्टर 2A है, इन दोनों को इनहिबिट कर रही होती हैं। जैसे ये इनहिबिट करेंगी तो कैस्केड नहीं चल सकेगा और ये एंटी कोगुलेशन इफेक्ट आएगा हमारे पास, ठीक है, जिससे पर्सन में क्लॉट बनने का खदशा हो या क्लॉट बन रही हो तो उसके लिए हम हेपरिन वगैरह देते हैं, डीवीटी वगैरह के लिए, टू प्रिवेंट डीवीटी।